गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट की वीडियो तक प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं, जिसको हमने 6 प्रकार से देखा था। फर्स्ट इसमें थी अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन मेथड। सेकंड था समूहन की क्रिया, एग्लूटिनेशन। थर्ड था उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। फोर्थ था ऑप्सिनेशन, ठीक है ना। फिफ्थ था पूरक तंत्र या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सिक्स था पक्षाणुनाशन, फेगोसाइटोसिस। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको क्या समझा भी दिया था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट प्रोसेस को देखने वाले हैं, जो कि क्या है, अवक्षेपण का है। प्रेसिपिटेशन का है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन हम लोगों ने, जैसे केमिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो किसी भी चीज़ को मिला, तो किसी भी दो सॉल्यूट्स को मिलाते हैं। हमारे पास भी यहाँ पे दो पदार्थ है, एक है प्रतिजन, एक है प्रतिरक्षी, ठीक है ना। एक है प्रतिजन और एक है प्रतिरक्षी। यदि ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक अघुलनशील इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट अवक्षेप। अवक्षेप हमेशा होता है सॉलिड सब्सटेंस के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो एक अवक्षेप का निर्माण करेंगे। इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि अगर तापमान इस पदार्थ के अनुकूल है, पीएच अनुकूल हो, और जैसे कि NaCl, या हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, विद्युत अपघट्टों की। ये क्या है, अगर आदर्श मात्रा में आइडियल कंडीशन में उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार से क्या बनता है, अघुलनशील अवक्षेप बनता है। मतलब ये दोनों मिलकर, प्रतिजन और प्रतिरक्षी मिलकर एक इस प्रकार का पदार्थ बनाते हैं, जो कि क्या होता है, बिल्कुल उदासीन होता है, जो कि क्या हो, बिल्कुल उदासीन हो, और रक्त में अघुलनशील हो। रक्त में क्या हो, अघुलनशील हो। इस अघुलनशील पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसकी मात्रा किस पर निर्भर करेगी, अवक्षेप की मात्रा हमेशा निर्भर करती है जितने भी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, इसकी मात्रा पे के आधार पर ही क्या होती है, निर्धारित अवक्षेप की मात्रा निर्धारित होती है, ठीक है ना। इस विधि को हम लोग बोल देते हैं अवक्षेपण विधि, ठीक है। अब ये अवक्षेप बनने की जो क्रिया है हमेशा किस माध्यम में होगी, प्रतिजन प्रतिरक्षी पाए जाते हैं लिक्विड माध्यम में, तरल माध्यम में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिक्विड द्रवित माध्यम में पाए जाए, या कह सकते हैं जैल माध्यम में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के माध्यम में क्या होगी, अवक्षेपण की क्रिया होगी। तो इसको लिख सकते हैं, जब विलयशील प्रतिजन अपने से संबंधित, जब विलयशील सॉल्युबल विलयशील प्रतिजन अपने से संबंधित प्रतिरक्षी से मिलता है, एवं अन्य कारक, अदर फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर, पीएच व विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। लाइक NaCl हो गया, KCl एक्सेट्रा, ठीक है। आदर्श मात्रा में उपस्थित हो तो प्रतिजन प्रतिरक्षी अघुलनशील अवक्षेप
बनाते हैं, ठीक है ना, अघुलनशील अवक्षेप बनाता है। अब ये अवक्षेप किस पे निर्भर करता है? प्रतिजन और प्रतिरक्षियों के जो कण होते हैं इस पे निर्भर करता है। यह अवक्षेप प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी यह अवक्षेप प्रतिजन प्रतिरक्षी की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होंगे, प्रतिजन और प्रतिरक्षी हमेशा पाए जाएंगे निलंबित कणों के रूप में, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स किसे कहते हैं? जो कि इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे कणों को हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ है कभी। कभी कभी प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल, कभी कभी प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल निलंबित कणों के रूप में, निलंबित कणों के रूप में, निलंबित कण होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है ना, जो कि किसी भी माध्यम में, किसी भी द्रव माध्यम में या जैल माध्यम में क्या होते हैं, किसी भी कण इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी खिड़की में से सूर्य का प्रकाश आता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल कण होते हैं, वो इधर उधर रेंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। रेंडमली ये अव्यवस्थित रूप से गति करते हैं। तो इस प्रकार के पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं निलंबित कण, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में होता है, ठीक है ना। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्णन, फ्लोक्यूलेशन। इसे ऊर्णन, फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। इसे ऊर्णन, फ्लोक्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए माध्यम हमने बोला तरल माध्यम हो या फिर जैल माध्यम हो। अवक्षेप बनने की क्रिया, अवक्षेप बनने की क्रिया तरल माध्यम या जैल, जैसे एगैरिकस कंपेस्टर से निकाली जाती है अगार जेल, ठीक है ना, एग्रोस जेल आदि माध्यम में, जैल माध्यम में पूर्ण होती है, ठीक है ना। एग्रोस माध्यम में पूर्ण होती है। अब यहाँ पे इसकी जो मात्रा है, अवक्षेप की मात्रा है, यह अवक्षेप की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, किस पे निर्भर करेगी? प्रतिजन और प्रतिरक्षी की मात्रा पे और उनकी गुणवत्ता के आधार पर ही अवक्षेप की गुणवत्ता निर्धारित होगी। भाग लेने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी, भाग लेने वाले प्रतिजन व प्रतिरक्षी की मात्रा व गुणवत्ता होती है क्वालिटी, गुणवत्ता, अवक्षेप की मात्रा, गुणवत्ता पर अवक्षेप की मात्रा व गुणवत्ता निर्भर करती है, ठीक है ना। यदि केमिकली रिएक्शन की जाएगी, लैब में किया जाएगा, तो अलग अलग जो टेस्ट ट्यूब्स की में अलग अलग मात्रा में यदि प्रतिजन और प्रतिरक्षी लिए जाएंगे तो बनने वाले अवक्षेप भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग परख नलियों में अलग अलग
परखनलियों में प्रतिजन प्रतिरक्षी की मात्रा में भिन्नता होने पर बनने वाला अवक्षेप की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है ना, अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए तरल माध्यम और जैल माध्यम की, जो कि हमने बात की है, इस माध्यम में क्या हो रही है, अवक्षेप बनने की क्रिया हो रही है। तरल माध्यम में क्या होता है, कुछ मॉइस्चर का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, जैल माध्यम की तुलना में, ठीक है ना। तो जैल माध्यम में जो अवक्षेप बनता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा स्थायी होता है और स्पष्ट होता है, स्थायी होता है और स्पष्ट होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा विसरण, इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक। तरल माध्यम की अपेक्षा तरल माध्यम की अपेक्षा जैल माध्यम में बना अवक्षेप जैल माध्यम में बना अवक्षेप स्थायी व स्पष्ट होता है। इसे प्रतिरक्षा विसरण इम्यूनो डिफ्यूजन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इम्यूनो डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जिसमें बराबर मात्रा में क्या होंगी, प्रतिजन और प्रतिरक्षियाँ पाई जाएंगी। प्रतिजन और प्रतिरक्षियाँ क्या होंगी, यहाँ पे बराबर मात्रा में पाई जाएगी। हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी कुछ इस प्रकार से। इसमें एक गोल वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। ये जो वाई शेप में हम लोग बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा, क्योंकि वाई शेप की इसकी आकार हमने पढ़ी हुई है।
इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, यहाँ पे जो गोल वाली संरचना है ये किसको, प्रतिजन, एंटीजन को डिनोट कर रही है, और ये जो वाई शेप में हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये प्रतिरक्षी को डिनोट, एंटी बॉडी को डिनोट कर रही है। तो ये क्या है, फर्स्ट अवक्षेपण मेथड जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये हो जाता है आपका क्या, अवक्षेपण की क्रिया हो जाती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।